नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार बस और कार आपस में टकरा गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने चिन्याली सोन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। नगुण के पास तेज रफ्तार और बस में टक्कर हुई है, जिसमें 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक बस मिझोड़ा के पास सड़क पर पलट गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। गनीमत रही कि बस खाई की तरफ नहीं पलटी, नहीं तो बस हादसा हो सकता था। बस रामनगर से सल्ट की ओर जा रही थी। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है और पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो रही है। पौड़ी में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। श्रीनगर में भी कई जंगल जल रहे हैं। वहीं जंगलों की आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। वहीं वन विभाग का कहना है कि जंगलों की आग से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। 3 ईंटे के लगभग सिविल वन जला हुआ है। इसमें तो सब प्रयास हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हमारी फायर ड्रिल टीम जा रही है और मौके पे जहां आग की सूचना मिल रही है, अलर्ट आ रहा है, वहां पे पहुंच के हम आग को बुझा रहे हैं, काबू कर रहे हैं। और जब तक ये तापमान आजकल बहुत बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा आग लगने की संभावना बढ़ी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर इसे लगातार ही देखा जा रहा है और जिस किस्म की हमारी कंटिन्यूसली जो चीड़ के वनों में आग लगने की जो रिपीटेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, उनको लगातार एड्रेस करने के लिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके वॉचर्स और फॉरेस्टर्स और ये सारी इनकी कंप्लीट टीम लगी होती है और वो उस पर काम कर रहे होते हैं। चक्राता के भी कई जंगल आग में धधक रहे हैं। बिसोई, जदोई, क्वांसी और जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे भारी वन संपदा को नुकसान हुआ है। वहीं जंगल जलने से पशुओं के लिए चारे का भी संकट लोगों के आगे खड़ा हो गया है। बागेश्वर में जंगलों की आग बेकाबू होते जा रही है। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ और कांडा के जंगल पिछले 2 दिनों से धधक रहे हैं। कपकोट के शामा क्षेत्र में जंगल की आग घरों तक पहुंच गई है। ग्रामीणों ने आनन फानन में फायर टीम को सूचना दी। फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं लोगों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं वन विभाग ने बताया कि अब तक जिले के 17 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, जिससे वन संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आग से निकले धुएं से चारों ओर धुंध छाई हुई है। धुएं से लोगों की आंखों में जलन भी होने लगी है। जंगल में चारों तरफ आग लगी है। आजकल वनाग्नि इतनी हो रही कि इसे रोकने का कोई वो नहीं है इंतजाम, और वन विभाग इस पर शायद ध्यान कम ही दे रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सांसों में जो हो रहा है, धुआं जा रहा है और आंखों में इतना दर्द और जलन है कि बता नहीं सकते हैं। राजधानी देहरादून में कोतवाली कैंट के बल्लूपुर चौक पर खड़ी एक कार में अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गई। आग की लपटें इतनी तेजी से ऊपर की ओर फैलती गईं कि उसकी चपेट में बिजली और केबल के तार भी आ गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में हो रहे व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग के बिना पीएम मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव कोई हार जीत का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में पहले से पता है कि बीजेपी की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्र विरोधी ताकतें दुष्प्रचार करने में जुटी हैं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के बिना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, वो विकसित भारत का संकल्प भी
तभी पूरा होगा जब व्यापारी भाई इसमें अपना योगदान देंगे। कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि इस अवसर पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, साथ ही भगवान राम का स्मरण करने का सौभाग्य मिला। सीएम धामी ने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन को नव संवत्सर भी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये हिंदू नववर्ष कई मायनों में विशिष्ट है, क्योंकि जहां एक ओर आप सभी विद्वानों का सानिध्य यहां पर प्राप्त हो रहा है, वहीं सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके हम सबको आत्मिक शांति हुई है। कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी का, भगवान राम जी का स्मरण करने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस दिन को कहीं पर नव संवत्सर के रूप में, कहीं गुड़ी पड़वा सहित कई नामों से देश के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को मनाया जाता है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही देवभूमि में कब मतदान को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के लोग वोट डालने गए ही नहीं, इसलिए मतदान कम हुआ। को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें उत्तराखंड जीत रही है? पूरी कॉन्फिडेंस है और बड़े अंतर से हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक तरफा लहर थी हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की, और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से साथ है और बड़े अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। हर चुनाव में जीतते आए हैं। सर 7% वोटिंग कम हुई है, क्या लगता है किसकी तरफ जाएगा? नहीं, देखिए वो चूंकि इस बार चुनाव केवल एक तरफा था उत्तराखंड के अंदर, इसलिए दूसरे लोग जो दूसरी पार्टियों को मत देने वाले थे वो शायद वो कम आए और हमारे जो मतदाता। धामी जी, यूसीसी एक बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में, मानते हैं इसको? यूसीसी देश की आवश्यकता है और उत्तराखंड में ये विधेयक बन चुका है और हमारे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करने की बात की गई है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ और उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो गई, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी के अंदर घमासान भी शुरू हो गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सबसे पहले फेसबुक की एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है बीजेपी के लैंसडॉन से तीसरी बार के विधायक महंत दिलीप रावत की, जिसमें लिखा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आगे लिखा है, अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं? अनुकृति गोसाई की ज्वाइनिंग की प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही दिलीप रावत की ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। दरअसल विधायक दिलीप रावत और हरक सिंह का 36 का आंकड़ा रहा है। हरक सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडॉन से दिलीप रावत की जगह अपनी बहू अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी छोड़ बहू समेत कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर बहू अनुकृति को मैदान में उतार दिया। अब उसी अनुकृति गोसाई को बीजेपी में लाने से दिलीप रावत खासे नाराज हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि सब कुछ तय करके ही ज्वाइनिंग कराई गई है।
महेंद्र भट्ट से चुनाव हारे हुए राजेंद्र जो मैं हारा राजेंद्र भंडारी जी जब पार्टी में आ गया, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा भाव रहता नहीं है। दिलीप रावत ही भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ के विधायक हैं। हर प्रकार की चीजें तय करके चीजें तय होती है, मत पूछा करो। चर्चा अनुकृति की ज्वाइनिंग की टाइमिंग को लेकर भी हो रही है। मतदान से ठीक पहले अनुकृति ने बीजेपी के पक्ष में अपील जारी की और मतदान खत्म होने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। माना जा रहा है कि ईडी के राडार पर आ चुकी अनुकृति की ज्वाइनिंग से कहीं गलत मैसेज न जाए, इसीलिए बीजेपी ने मतदान से पहले उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। अनुकृति का क्या कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, जहां तक बात ईडी की है, वो प्रक्रिया क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाकलो टाइगर सफारी पे दिए हैं और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टिकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए पहली बात, पाकलो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। बहरहाल कांग्रेसियों से लबालब हो चुकी बीजेपी के अंदर अब पार्टी के कोर वर्कर्स की छटपटाहट भी सामने आने लगी है। विधायक दिलीप रावत से पहले बीजेपी के लोहा घाट से पूर्व विधायक पूरण सिंह भी ऐसी ही एक ज्वाइनिंग पर खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव में सत्ता संघर्ष और खुलकर सामने आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर अनुकृति गोसाई के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो हार गईं। उसके बाद जनता के बीच रहकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर फोटो ही खिंचवाई है। गोसाई जी जो कांग्रेस पार्टी में आई, अपने ससुर हरक सिंह रावत जी के साथ उनको टिकट दिया, वो हार गई, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में रहकर क्या कार्य किया? हाँ, ये जरूर है कि जब बैरिकेड लगा तो वो उचक कर उस पे चढ़ गई और फोटो उन्होंने खिंचवा ली। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद सियासी पार्टियों के आगे अब निकाय चुनाव की अगली बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं बल्कि 2 विधानसभाओं के उपचुनाव भी इस दौरान फेस करने होंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में 102 निकायों में से 97 निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है और यहां अब प्रशासक तैनात हैं। लेकिन प्रशासकों का भी कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब अगला चुनाव स्थानीय निकायों का होगा। इधर बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई मंगलौर सीट और विधायक राजेंद्र भंडारी के रिजाइन से खाली हुई बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव होना है। लिहाजा लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद पार्टी अब जोर शोर से अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने तो बकायदा कोर ग्रुप मीटिंग बुलाकर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, 2 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन होने जैसे निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करता है। आज ही हमारी एक कोर की हल्की बैठक की हम लोगों ने। हम दोनों लोकसभाओं के लिए प्रभारी संयोजक की होना 1-2 दिन के अंदर हम कर देंगे और जहाँ तक पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव है उसके लिए हमारी कार्रवाई कल से प्रारंभ हो गई है। निश्चित रूप से संगठन तो सदैव काम करता रहता है। लोकसभा चुनाव के पास हमारे पास नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 उपचुनाव इस प्रदेश में होने हैं और बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव है और मंगलौर विधानसभा का चुनाव है। पार्टी उसके लिए तैयार कर रही है। हालांकि 4 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण निकाय चुनाव कुछ पीछे जा सकते हैं। सरकार को ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अभी निकाय एक्ट में संशोधन करना है, जो आचार संहिता के बाद ही संभव है। बहरहाल अगले रण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन चुनावों की तस्वीर क्या होगी, 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम से ये भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली के सलेमपुर चौक में 2 गुटों में मामूली बात को लेकर झड़प हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडे और बेल्ट चलने लगी। बताया जा रहा है कि कुत्ता घुमाने को लेकर कहासुनी हुई और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है।
राजधानी देहरादून में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर लोग भी भौचक्के के रह गए। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तस्वीरों में सीधा साधा दिख रहा ये शख्स वास्तव में एक ठग है, जिसने ठगी का ऐसा पैंतरा निकाला है जिसे सुनकर देहरादून के व्यवसायी हैरान हैं। ये शख्स पहले मिल का मालिक बनकर दुकानदारों से संपर्क करता है, साथ ही दुकानदार के पास सैंपल बुक भी छोड़ देता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद अपने गिरोह के लोगों को दुकानदार के पास भेजकर उसी कंपनी का कपड़ा खरीदवाने का 5 लाख रुपए से अधिक का ऑर्डर देता है और दुकानदार को भरोसे में लेने के लिए 50,000 रुपए भी एडवांस जमा करवाता है, जिस पर दुकानदार जब कंपनी से कपड़ा मंगवाता है तो पूरी पेमेंट लेता है और फिर जब सामान दुकानदार तक पहुंचता है तो कपड़े की क्वालिटी सही न बताकर खरीदने से मुकर जाता है और अपना पैसा वापस लेकर दुकानदार को चपत लगाते हैं। ऐसा ही मामला देहरादून के एक कपड़ा व्यापारी के साथ हुआ। तो हमने इसका ऑर्डर बुक कर लिया, उसने हमें 50,000 रुपए एडवांस दिए और हमारा बुक हो गया। 20 तारीख को इसको डिलीवरी देनी थी, NFT हमारी लगनी थी। जब 20 तारीख को इसने NFT हमारे खाते में नहीं लगाई तो हमें कुछ शंका हुई कि भाई व्यापारी नहीं आया, बड़ा अमाउंट था। ना शक हुआ तो फिर हमने इससे जब बात करनी शुरू करी तो इसलिए जो है बात करते करते हमें शक हुआ तो हमने इसको पकड़ के फिर हमने इसको खुडबुड़ा चौकी में ले गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित व्यापारी ने अपने साथ हुई ठगी दूसरे व्यापारियों के साथ साझा की तो पता चला कि ऐसा ही मामला हरिद्वार के एक व्यापारी के साथ हुआ है और इसी गिरोह ने हरिद्वार में करीब 8 से 9 लाख रुपए का व्यवसायी को चूना लगाया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने एक बड़े ऑर्डर देने की बात कर कंपनी के मालिक को मीटिंग के लिए बुलाया और धर दबोचा, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि जो कपड़ा बेचने वाले हैं वो भी इसी के आदमी हैं और ये सब मिलकर ठगी में शामिल हैं। हमारे एक व्यापारी हैं बाजार में, इनका कपड़े का काम है और इनके पास एक कस्टमर आता है और वो आके इन्हें ऑर्डर देता है कि मेरे को 6 लाख रुपए का कपड़ा चाहिए और 50,000 रुपये एडवांस दे देता है। तो वो एक स्पेसिफिक कपड़े की डिमांड करता है, तो वो स्पेसिफिक कपड़ा ये लोग मंगा लेते हैं। वो 6 लाख रुपए का कपड़ा इन्होंने मंगाया, उसके बाद वो कस्टमर आके आनाकानी करता है। वो बाद में जब ट्रेस आउट हुआ तो सारा पता लगा कि जी बेचने वाला भी वही है, खरीदने वाला भी वही है और ये हमारे व्यापारी के साथ इस सारे मसले में 4 लाख रुपया हमारे व्यापारी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है उस कंपनी को, जिससे वो कपड़ा है और वो कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, 50 रुपये मीटर का कपड़ा नहीं है। फिलहाल व्यापारियों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है, जिस पर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज करवा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। महेंद्र भट्ट 25 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं महेंद्र भट्ट। लोकसभा चुनाव में उत्तरकाशी में भी कम वोटिंग और कई जगह चुनाव बहिष्कार हुआ। इसको लेकर कांग्रेस ने सिस्टम पर सवाल उठाए। श्रीनगर क्षेत्र में 2 आवारा कुत्ते अब तक 20 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। वहीं नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने में जुटी हुई है। बागेश्वर में इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कांडा के कांडे, कन्याल, थर्प, नारायण गांव में आवारा जानवरों का आतंक बना हुआ है। हरिद्वार में 25 अप्रैल को कवि कुमार विश्वास का अपने अपने राम कार्यक्रम है। गंगा सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उत्तरकाशी की सभी पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय में पहुंच चुकी हैं। ओसला और पवानी की पोलिंग पार्टियां सबसे बाद में पहुंची। सभी ईवीएम को सील कर दिया गया है। टिहरी में कोटेश्वर डैम की झील और आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए पर्यटन विभाग ने सर्वे कर लिया है। बागेश्वर के मंडलसेरा मनकोट में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में 6 से ज्यादा जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। सोमवार को रिजल्ट घोषित होने की तारीख तय की जाएगी। हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई से शुरू हो रही है। इससे पहले हेमकुंड साहिब सेना के जवानों की टीम गोविंद घाट से रवाना हो गई है। कपाट खुलने तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने और रास्ता ठीक करने का काम सेना के जवान करेंगे।
25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि धाम में बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर काम किए जा रहे हैं। गर्मी के सीजन की शुरुआत होते ही हरिद्वार में रौनक बढ़ने लगी है। वीकेंड और छुट्टी के दिन लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरी जगहों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ नजर आ रही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और अब पहाड़ में चुनौती पर्यटन सीजन को लेकर है। व्यवस्थाएं अब तक भी नहीं बन सकी हैं, तो पर्यटन कारोबारी काफी चिंतित हैं। पहाड़ में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। मैदान में गर्मी बढ़ने के बाद पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में भी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। पर्यटकों के आने से कारोबारी काफी खुश हैं, लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से व्यापारी परेशान भी हैं और प्रशासन से समस्या की जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट रहा तो बीते वर्षों की तरह वही धर्रा चलेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट और रूट प्लानिंग सही से नहीं हुई तो फिर व्यवस्थाएं चरमराएंगी, ट्रैफिक फंसेगा, लोग फंसेंगे, जाम लगेंगे और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने की वजह से गलत छवि शहर की जाएगी। पूरे पहाड़ में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले समय में यहाँ और भी तेजी होने वाली है। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि पार्किंग को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्लान के तहत काम किया जा रहा है। नई पार्किंग पर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें नगर पालिका भी अपने स्तर पर पार्किंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने का काम कर रही है। साथ में प्राधिकरण ने भी कुछ पार्किंग्स डेवलप करी हैं। कुछ पार्किंग्स आपकी काम चल रहा है जिसमें नेशनल होटल है, कुछ पाइपलाइन में हैं जिसमें आपका मेट्रोपोल है। तो ये सब जो समय के साथ ये सारी पार्किंग्स वगैरह डेवलप करने पर लगातार प्रशासन की एजेंसियाँ काम कर रही है। नैनीताल में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि पिछले सीजन की परेशानियां दूर नहीं हुई है, लिहाजा वो प्रशासन से समय रहते सब ठीक करने की बात कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।